नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा बीएमसी न्यूज़ लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक हैं अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मूडीज ने तेल की ऊंची कीमतों और राजकोषीय सुधार पर बहरीन के दृष्टिकोण को स्थिर करने के लिए किया संशोधन। बहरीन ने बहरीन राष्ट्रीय रंगमंच में कल खोली 48वीं बहरीन वार्षिक ललित कला प्रदर्शनी। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नोलॉजी ने बदली जिंदगी। गांव और छोटे शहरों में लोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को मिला पहला सम्मान। रूस के लिए रेड अलर्ट, कीव में जेलेंस्की से मिलेंगे अमेरिका के 2 टॉप मंत्री। आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या श्रीलंका में बनेगी अंतरिम सरकार? पीएम राजपक्षे ने दिया जवाब। अब समाचार विस्तार से। मूडीज ने तेल की ऊंची कीमतों और राजकोषीय सुधार पर बहरीन के दृष्टिकोण को स्थिर करने के लिए संशोधित किया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने बहरीन के दृष्टिकोण को नकारात्मक से स्थिर कर दिया क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को तेल की ऊंची कीमतों से लाभ होता है और सरकार अपने वित्तीय सुधारों को जारी रखती है। IMF के अनुमान के मुताबिक बहरीन की अर्थव्यवस्था इस साल 3.3% और 2023 में 3% बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने 2024 तक अपने बजट को संतुलित करने में मदद करने के लिए वैट को 10% तक बढ़ाने सहित लागत युक्तिकरण उपायों को भी अपनाया। वैट दर को दुगना करने से शायद सरकारी राजस्व में सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से 2% जुड़ जाएगा, मूडीज ने कहा। एजेंसी ने कहा कि तेल की कीमतों में हालिया उछाल ने बहरीन के सार्वजनिक वित्त और देश की बाहरी स्थिति के दृष्टिकोण में भी सुधार किया है। बहरीन ने बहरीन राष्ट्रीय रंगमंच में कल 48वीं बहरीन वार्षिक ललित कला प्रदर्शनी खोली। बहरीन वार्षिक ललित कला प्रदर्शनी बहरीन साम्राज्य में आयोजित सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख वार्षिक कलात्मक सभाओं में से एक है। इन वर्षों में इसने राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों को आकर्षित किया है, जिसमें युवा कलात्मक प्रतिभाएं भी शामिल हैं। बहरीन रियल्टी क्षेत्र में ब्लॉकचेन पेश करेगा। बहरीन में रियल एस्टेट लेन देन जल्द ही ब्लॉकचेन तकनीक की शुरुआत का गवाह बनेगा, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं को जुड़ने का एक नया साधन मिलेगा। रियल एस्टेट लेन देन अक्सर ऑफलाइन आयोजित किए जाते हैं और इसमें विभिन्न संस्थाओं के साथ आमने सामने जुड़ाव शामिल होता है। ब्लॉकचेन अब बहरीन में इसे बदलने के तरीके खोल रहा है। हालांकि ब्लॉकचेन जल्द ही अपनी भूमिकाओं और रियल एस्टेट लेन देन में भागीदारी में बदलाव ला सकता है। बहरीन में रियलिटी क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रक्रिया अपने छोटे कदम उठा रही है। हालांकि किंगडम न केवल मध्य पूर्व में बल्कि दुनिया भर में एक प्रमुख ब्लॉकचेन इनोवेटर के रूप में खड़ा है। पूर्व निर्धारित घंटों के बाहर संग्रह के लिए घरेलू कचरे के थैलों को डिब्बे में रखने के लिए हाउस होल्डर्स को बहरीनी दिनार 50 और बहरीनी दिनार 300 के बीच के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वर्क्स नगर पालिका मामलों और शहरी नियोजन मंत्रालय के नगर मामलों के अंडर सेक्रेटरी शेख मोहम्मद बिन अहमद अल खलीफा ने घरों के लिए विशिष्ट समय शुरू करने के लिए एक प्रस्तावित कदम को आगे बढ़ाया है। अब प्रस्तुत है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के कोविड अपडेट्स। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers.
अब समाचार भारत से। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, टेक्नोलॉजी ने बदली जिंदगी, गांव और छोटे शहरों में लोग कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 24 अप्रैल को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 88वां एपिसोड है। मन की बात प्रधानमंत्री का मासिक रेडियो संबोधन है जो हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। एक हफ्ते पहले पिछले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के आखिरी एपिसोड पर आधारित एक मैगजीन शेयर की थी। प्रधानमंत्री ने लोगों से आज के अपने मासिक रेडियो संबोधन में शामिल होने के लिए भी कहा था। चलिए जानते हैं कि आज उन्होंने क्या कहा। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि देश को नया संग्रहालय मिला है। पीएम संग्रहालय से प्रधानमंत्रियों से जुड़ी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। इससे लोगों में इतिहास को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूं। जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाकर एक बड़ा बदलाव ला रही है। संपत्ति विवादों को कम करके गरीबों के अधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। योजना के तहत करीब 32,000 गांवों में 42 लाख से अधिक संपत्ति के पहचान पत्र जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना विकास का नया मंत्र है जो आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से ग्रामीण जनता का विश्वास जीत रही है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को मिला पहला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह के लिए आज मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने पर देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम में पहला सम्मान दिया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संगीत साधना भी और भावना भी है। लद्दाख क्षेत्र में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता मापी गई। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया गया है कि भूकंप दोपहर करीब 2:53 पर आया। हालांकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी, इसलिए किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए बीएमसी न्यूज लाइव। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics,
Government's and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब एक नजर दुनिया के अन्य देशों की खबरों पर। रूस के लिए रेड अलर्ट, कीव में जेलेंस्की से मिलेंगे अमेरिका के 2 टॉप मंत्री। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में थमने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां रूस की सेना को यूक्रेनियों की तरफ से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस युद्ध के बीच अमेरिका के 2 टॉप मंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से कीव में मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो रविवार को राजधानी कीव में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका से विशेष चीजों और खास हथियारों की उम्मीद कर रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि मृत्यु पर जीवन की जीत होगी, सच्चाई झूठ को हराएगी और शैतान दंडित होंगे। युद्ध के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का कीव जाना यूक्रेन के लिए अमेरिका के रुख को दिखाता है। आपको बता दें कि रूसी हमले शुरू होने के बाद से ये अमेरिका के किसी मंत्री की कीव की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। जेलेंस्की की किसी अमेरिकी नेता से पिछली बार आमने सामने की मुलाकात 19 फरवरी को हुई थी। उस समय उन्होंने म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। अजोव सागर के किनारे बसे इस शहर ने युद्ध के सबसे भयानक स्वरूप को देखा है। मारियुपोल शहर पर कब्जे के लिए रूसी सेना गत 2 महीने से कोशिश कर रही है। इस पर कब्जे से यूक्रेन का बंदरगाह से संपर्क कट जाएगा और रूसी सैनिकों को कहीं भी लड़ाई में आसानी होगी। इसके साथ ही क्रीमिया प्रायद्वीप के जमीनी गलियारा तैयार हो जाएगा, जिस पर रूस ने वर्ष 2014 में कब्जा किया था। श्रीलंका में 9 अप्रैल से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम सरकार बनाए जाने संबंधी प्रदर्शनकारियों के आह्वान को शनिवार को खारिज कर दिया। श्रीलंका में 9 अप्रैल से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं क्योंकि सरकार के पास महत्वपूर्ण सामान आयात के लिए पैसे नहीं हैं। एजेंसी एपी की रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सेना ने अब यूक्रेन के दक्षिणी शहर मारियुपोल के एक इस्पात कारखाने में घुसने की कोशिश की है। इस कारखाने को युद्ध की वजह से नागरिक आश्रय स्थल में बदला गया है। यहाँ यूक्रेन के सैनिक भी मौजूद हैं। मारियुपोल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला शहर है। इस शहर में कब्जा करने में रूसी सेना के पसीने छूटे हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब अलग अलग नीतियों वाले लोग एकमत नहीं हो सकते तो अंतरिम सरकार के गठन का क्या फायदा। समझौता होना चाहिए जो संभव नहीं है। यदि किसी अंतरिम सरकार के गठन की जरूरत है वह मेरे नेतृत्व में ही बननी चाहिए। इस बीच गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत उसे ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए राजी हो गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत से मिलने वाली इस ऋण सुविधा का इस्तेमाल कच्चे तेल के आयात के लिए किया जाएगा। विदेशी मुद्रा के अभाव में श्रीलंका अपनी ईंधन जरूरत के लिए तेल भी आयात नहीं कर पा रहा है। हालांकि श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से त्वरित वित्तीय मदद के लिए गुहार लगाई हुई है, लेकिन इस राहत पैकेज पर बातचीत में हो रही देरी को देखते हुए भारत ने अपनी तरफ से उसे $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा दी है।
भारत ने इससे पहले फरवरी में भी श्रीलंका को ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की ऋण सुविधा दी थी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल आप सबसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।